नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा। मेरे साथ पूजा भारद्वाज जुड़ रही है बारामती से, जहां से शरद पवार आते हैं, और साथ ही साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं शरद शर्मा। पहले बात करते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की 2-3 दिनों से लगातार चल रही सबसे बड़ी खबर के बारे में कि एनसीपी का भविष्य क्या है। एनसीपी के भविष्य को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी एक आत्मकथा की जो किताब थी उसके विमोचन के समय ये ऐलान कर दिया कि वो अब एनसीपी के अध्यक्ष के पद से निवृत्त होना चाहते हैं। तब से ही हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पर एनसीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता जा रहे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिल रहे हैं। उन्हें एक बार फिर से ये कहा गया कि आप आपने जो फैसला लिया है उस पर आप विचार करें। आज कार्यकर्ताओं ने खून से चिट्ठियां भी लिखी हैं। इस सब के बीच अब जो एक विशेष कमेटी बनाई गई थी, उनकी ओर से शुक्रवार सुबह 11 बजे बैठक की जाएगी। इस बैठक में तो पहले वो ये तय करेंगे कि क्या शरद पवार अध्यक्ष पद बने रहते हैं, क्या वो हमारी बात मानते हैं या नहीं। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आगे क्या करना है, इसे लेकर वो कहीं ना कहीं उसे लेकर बातचीत करेंगे और उसके ऊपर आगे का फैसला होगा। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह समझा जा सकता है कि आने वाले समय में सुप्रिया सुले एनसीपी के अध्यक्ष बनाई जा सकती हैं। शरद पवार अगर अपने इस्तीफे पर कायम रहते हैं तो सुप्रिया सुले एनसीपी की अगले अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि शरद पवार ने 2 दिन पहले अपने किताब के विमोचन समारोह में एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान किया था। लगातार उन्हें मनाने की कोशिश तीनों दिन जारी है, आज भी जारी रही। और आज शरद पवार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आकर कहा कि ये बात सही है कि ऐसे निर्णय करने के पहले सहकारियों से चर्चा करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था कि अगर आप लोगों से मैं चर्चा करता तो आप कभी नहीं मानते, इसलिए मैंने सीधा फैसला लिया। पवार ने यह भी कहा कि समिति इस पर बैठकर चर्चा करेगी। अगले 1 या 2 दिन बाद आप लोगों को इस तरह आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह से लगातार कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए शरद पवार खुद बाहर आए और वहाँ पर बाहर यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम के बाहर जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए थे उनसे बातचीत की, और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आपको 1-2 दिन में फैसला समझ में आ जाएगा, आपको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमेटी फैसला करेगा। हालांकि शरद पवार अपने फैसले को वापस बदलेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल सोहित, और उसी पर नजर बनी रहेगी कल 11 बजे की जो बैठक है। जिस तरह की मेरे सहयोगी सोहित बता रहे हैं और मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त हम शरद पवार के गढ़ बारामती में मौजूद हैं। तो जिस तरह की गतिविधियां मुंबई में हो रही हैं आपको दिख रही हैं, यहाँ पर भी उस हलचल को हम एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में देख पा रहे हैं। कई सालों से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मुंबई में एक अहम बयान शरद पवार ने दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, जो आंदोलन कर रहे थे, कि 2 दिन के बाद इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से एनसीपी पार्टी की ओर से बारामती यूनिट को जानकारी पहुंची है, इसके संकेत क्या हुए? 2 दिन के बाद आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके संकेत क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? जी, क्या कहना चाह रहे हो, क्या संकेत दे रहे हैं? अभी संकेत तो अभी हमें फिलहाल हम कुछ बता नहीं सकते। उनका जो भी डिसीजन होगा हमारे लिए वो डिसीजन मान्य होगा। वो जो भी डिसीजन लेते शरद पवार साहब, वो उनका जो भी डिसीजन हमारे लिए मान्य होगा। अभी उनके जो संकेत है, ये संकेत के जरिए हम कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि उनके संकेत एक्चुअली में क्या है। सुप्रिया सुले अगर चुनी जाती हैं अध्यक्ष पद के लिए, आपका समर्थन उनको होगा? जी, अगर साहब अगर चाहते हैं सुप्रिया सुले को करना तो फिर हम लोग उनके साथ में ही जाएंगे। अजीत पवार जी अगर टूटते हैं तो? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आगे की तो कोई नौबत नहीं आएंगे इस बात की। हो नहीं सकता कि अजीत पवार के लिए कुछ अलग से रास्ता ढूंढे, अलग से रास्ता चुनने की नौबत उन्हें नहीं आएंगी। हमें तो ये नहीं लगता। हम सब साथ में रहे और साथ में ही रहेंगे। और जो भी पवार साहब डिसीजन लेंगे और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता डिसीजन लेंगे वही फाइनल हमारे लिए वो मान्य रहेगा। ठीक है, तो जैसा पवार जी डिसीजन लेते हैं इनको मान्य होगा, लेकिन एक बड़ा पक्ष जो यहाँ पर है उनके लिए पार्टी का चेहरा अजीत पवार ही है। तो अजीत पवार अगर पक्ष बदलते हैं तो क्या होगा, उसका भी जवाब इनसे निकालना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपको हम बताते हैं कि घर घर में, बारामती के घर घर में अगर आप देखें तो परिवार, जो पवार परिवार है, उनसे जुड़ाव उनका बहुत अहम है। उसका एक बड़ा कारण है कृषि रोजगार। किस तरह से कृषि को, इस विभाग को उन्होंने सशक्त किया है, वो जानने के लिए और वो समझने के लिए हम पहुंचे कृषि विज्ञान केंद्र, जहां हमको दिखा कि किस तरह से कृषि वैज्ञानिकरण हुआ है। दिखाते हैं आपको वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट। सूखाग्रस्त इस इलाके में गन्ने जैसी उपज, शुगर केन की उपज जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें बहुत ज्यादा
पानी का इस्तेमाल होता है, पानी इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की समस्या हो, बारामती में फ़िलहाल आपको बता दें कि 300 mm की बारिश होती है, जबकि ऐसे एग्रीकल्चर के लिए कम से कम 600 mm की बारिश होनी चाहिए। ऐसे में भी जो किसान है वहाँ यहाँ के इस इलाके के, उनको कम से कम समस्या हो, ऐसे बहुत सारे टैंक्स उनके लिए बनाए गए हैं। और ये समझने के लिए हम खुद यहाँ पर किसान विज्ञान ट्रस्ट केंद्र में मौजूद हैं कि किस तरह से किसानों को यहाँ पर सक्षम किया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। 5 लाख हर साल किसानों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की समझ के साथ। और इस वक्त हमारे साथ नीलेश नलवड़े जी जो यहाँ के निदेशक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नीलेश जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम दर्शकों को इस वक्त वही बता रहे थे कि शुगर केन की खेती जिसमें बहुत पानी का इस्तेमाल होता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धता मानी जाएगी कि ऐसी ज़मीन पर जो सूखाग्रस्त ज़मीन मानी जाती है वहाँ पर भी शुगर केन की खेती हो रही है। तो किस टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है और किसानों को किस तरह से आप सक्षम कर रहे हैं इस केंद्र के जरिए? ये तो पूरा बेल्ट अभी शुगर केन बेल्ट कहा जाता है। वसंतदादा शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पूना में लोकेटेड है, वहाँ का शुगर केन का पूरा रिसर्च करके उसका जो रिसर्च है वो किसानों के लिए डिसेमिनेट करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र का प्लेटफॉर्म हम एस्टेब्लिश किया है। महाराष्ट्र में सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन का टेक्नोलॉजी पवार साहब ने यहाँ पे लाई है और उसके बाद पूरा इंडिया में वो फैला है। वो इजराइल से यहाँ पे लाया और यहाँ पे हम लोगों को बढ़ा रहे हैं कि गन्ने में पानी ज़्यादा नहीं लगता है। पानी ज़्यादा देने से पानी ज़मीन की उपज कम हो रही है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल बन रही है, तो वो भी हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप पीछे, ये शुगर केन जो है ये हमने पौधे से बनाया है। डायरेक्ट वो सेट लगा के जो वेस्टेज होता है 2 महीने की हमारी मेहनत कम हो जाती है। जैसे कि ये अगर पौधे लगाएंगे और उसके बीच में हम ड्रिप इरिगेशन देंगे तो नॉर्मली फार्मर्स को 1 एकड़ के लिए 2 से 2.5 करोड़ लीटर पानी लगता है। यहाँ पे हम 1 करोड़ में ही उसका पूरा 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं, आधे प्राइस में, यानी 60% हम पानी बचत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब चलते हैं मणिपुर में हिंसा करने वालों पर सख्ती होगी। सभी जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं कि हिंसा करते हुए जो भी लोग दिखें उनको देखते ही गोली मार दी जाए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना ने आज फ्लैग मार्च निकाला। अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर कोर्ट के आदेश के बाद आदिवासी समूह विरोध कर रहे हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके मद्देनजर सेना और असम राइफल्स ने रात भर एक बड़ा राहत अभियान चलाकर 7,500 लोगों को सुरक्षित निकाला। इम्फॉल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी में हिंसा भड़कने के बाद बीती रात मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मणिपुर सरकार ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हालात से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद मैरी कॉम ने केंद्र और राज्य सरकार से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। During the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalisms and arson have been reported in Imphal, Churachandpur, Bishnupur, Kangpokpi and More, etc. Precious lives have been lost. Besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पूजा, इस पर आगे और बातचीत करेंगे। तकनीकी कारणों के कारण हम बात नहीं कर पा रहे हैं उमा से। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो
बिहार से आती है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि ये असंवैधानिक है और इस पूरे मामले में जो अगली सुनवाई है वो 3 जुलाई को होगी। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत गणना कराने के पक्ष में रही है। हाईकोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार जातिगत गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ये सर्वे करा रहे हैं और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो उनका होता है पूरा गिनती, और उनकी अलग अलग जो जातियां हैं उसकी भी गिनती हो जाती है। और आप जानते हैं जो पहले से होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों की गिनती हो जाती है। तो इतने की गिनती होती है तो हम लोग कह रहे थे बाकी सबकी गिनती हो जाए, चाहे पिछड़ा हो या ऊंची जाति के हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहे हैं। तो क्या चीज का विरोध लोग कर रहे हैं? अगर हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको है? आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके न राज आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है, न गरीबी न पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। अगर रियलिटी क्या है वो सामने ना आ जाता, भाई कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग भूमिहीन हैं, कौन लोग कचरा धोने वाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से चिन्हित करके सरकार जो है लाभ पहुंचाती लोगों को। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। गैंगस्टर अनिल दोजाना की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई है। यूपी के मेरठ में यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में अनिल दोजाना की मौत हुई है। अनिल दोजाना पर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वो अभी हफ्ते भर पहले ही जेल से रिहा होकर बाहर निकला था। अनिल दोजाना नामक बदमाश जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दोजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा, मुंबई से सोहित मिश्रा और बारामती से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।